ये अपने भाई ने ले लिया है KTM एडवेंचर 390X और इसको एक्चुअली काफ़ी दिन हो चुके हैं। ये अपना हेलमेट और इसके अंदर अब मुझे GoPro की पूरी फिटिंग करनी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे करूँगा। तो अभी जो है अपनी यहाँ पर स्टिकरिंग का काम शुरू हो चुका है। और भैया एक सेकेंड, तो यहाँ पर अगर स्टार्टिंग में आपको पता ही है, यहाँ पर अपनी KTM की ब्रांडिंग हो रखी थी। बारिश हो रही है यहाँ पर, तो उसके अंदर ना मैंने ना GV का पूरा सेटअप करवा रखा है। तो ये GV के पूरे पैनियर्स हैं, मतलब ये पूरा रैक है। एडवेंचर मोड जो है वो एक्टिवेट हो चुका है गाइस। फेस पे स्माइल देख रहे हो, एक्साइटमेंट देख रहे हो। और ये मेरे फेस पे एक्साइटमेंट और खुशी तब आती है जब मैं कुछ एडवेंचरस राइड प्लान करता हूँ। काफ़ी दिन हो चुके थे अपने को बहुत बड़ी एडवेंचरस राइड करे, लेकिन पिछले 8 महीने से जो मैं प्लान कर रहा था वो फाइनली अपना जो सपना है वो पूरा होने वाला है। टाइटल और थंबनेल से आपको ऑलरेडी पता लग चुका है कि मेरा क्या प्लान है। देखो, मैं जा रहा हूँ कैलाश मानसरोवर की राइड पे। कैलाश मानसरोवर तो तिब्बत में पड़ता है। नहीं, तिब्बत नहीं जा रहा, चाइना भी नहीं जा रहा, तो उत्तराखंड के रास्ते से जा रहा हूँ। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि उन्होंने भी एक नया रूट बना दिया है। नहीं बाबा, वहाँ से भी नहीं जा रहा। एक और ऑल्टरनेट रूट है जहाँ से कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर सकते हैं, वो भी बहुत पास से। और मुझे तिब्बत या चाइना जाने की ज़रूरत नहीं है, और वो है वाया नेपाल। और एरियल डिस्टेंस जो है वो कैलाश मानसरोवर और नेपाल के रास्ते वो है खाली 7 किलोमीटर। कुछ बाइकर्स ने कोशिश ज़रूर करी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो गए, क्योंकि एक तो रूट बहुत डेंजरस है, डेडलीस्ट रूट है, लैंडस्लाइड होती है, बीच में पास पड़ता है, रास्ता बंद होता है बर्फ़ की वजह से। अनफॉर्चुनेटली वो पूरा नहीं कर पाए और उन्हें वापस आना पड़ा। अगर मैं अपनी मोटरसाइकिल पूरी चला के पहुंच गया ना, तो पॉसिबली भी द फर्स्ट बाइकर या फर्स्ट इंडियन मोटरसाइकिल जो उस पॉइंट पे पहुंचेगी। देखो, राइड इतनी बड़ी है ना, तो उसी हिसाब से प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। इसीलिए इस राइड के लिए मैंने नया हेलमेट मंगवाया है, और ये है मेरा LS2 का 436 हेलमेट। ये मेरा तीसरा LS2 का एडवेंचर टूरिंग हेलमेट है। इससे पहले मैंने 2022 में ये सेम मॉडल यूज़ किया था, बट उसके ग्राफिक्स डिफरेंट थे। और इसके बाद मैंने अपना इंडिया टू लंदन की जो राइड पे यूज़ किया था, वो भी मैंने LS2 का कार्बन फाइबर हेलमेट यूज़ किया था। और इस राइड के लिए मैंने दोबारा से अपना ट्रस्टेड हेलमेट मंगवाया, जो कि है 436। सो आपको थोड़ा क्लोजअप शॉट से दिखाता हूँ कि ये हेलमेट देखने में कैसा लगता है। और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ये मेरे को बहुत सही लग रहा था, क्योंकि मेरी बाइक का जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, वो भी रेड, वाइट और ब्लैक के कंट्रास्ट के अंदर ही आती है। साथ में मैं पिछले 2-3 दिन से हेलमेट अच्छी तरह से टेस्ट कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, और इसकी पैडिंग को बिल्कुल सॉफ्ट कर रहा हूँ, ताकि मैं जब राइड पर निकलूँ मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो। साथ में कुछ की फीचर्स है इस हेलमेट के, वो भी आपको बता देता हूँ। ये जो हेलमेट है वो है ECE और डॉट सर्टिफाइड, साथ में ISI सर्टिफिकेशन भी है इसमें। 1650 ग्राम है इसका वेट, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है। बट जब आप इस हेलमेट को यूज़ करते हो और पहनते हो ना अपनी लॉन्ग टूरिंग पे, तो आपकी नेक पे ना बिल्कुल भी पेन फील नहीं होता। मैं ये अच्छी तरह से टेस्ट कर चुका हूँ अपनी लॉन्ग टूरिंग में, तो मुझे तो अच्छी तरह से पता ही है। साथ में जो इसकी बीक है ना, ये इसका मेन रीज़न ये हो जाता है कि आपको सन की जो, मतलब सूरज की जो रोशनी होती है ना, वो आपको अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर देती है, और आपकी आंखों पे बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती। साथ में इसमें डुअल वाइज़र भी आता है। यहाँ से आप बटन क्लिक करोगे, ये आपका डुअल वाइज़र है। यहाँ पर आपको प्लेन वाइज़र मिलता है, और यहाँ पर आपको एक टिंटेड वाइज़र मिल जाता है, और आपको फिर सन ग्लासेस पहनने की भी ज़रूरत नहीं है। और साथ में इस हेलमेट में ना जगह जगह पर ना आपको ना वेंट्स भी देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो, जगह जगह पर एयर वेंट्स है, जिसकी वजह से जो इसका वेंटिलेशन है ना, ये बहुत सही तरीके से काम करता है। और अगर इसकी प्राइसिंग बताऊँ तो लगभग 9500 के आसपास का ये आपको हेलमेट मिल जाता है। और मुझे नहीं लगता कि एज ऑफ नाउ इंडियन मार्केट में अंडर 10,000 रुपीज़ इससे बेटर कोई हेलमेट है एडवेंचर टूरिंग के अंदर। सो अगर आप भी अंडर 10,000 रुपीज़ कोई हेलमेट लेना चाहते हो ना एडवेंचर टूरिंग के अंदर, तो इसके अंदर बहुत सारे ग्राफिक्स आते हैं, तो एक बार चेकआउट ज़रूर करना। शॉप पे जाओ, इस हेलमेट को पहन के देखो। आई एम 100% श्योर आपका भी दिल इस हेलमेट पे आ जाएगा। ये अपना हेलमेट, और इसके अंदर अब मुझे GoPro की पूरी फिटिंग करनी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे करूँगा। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा M-Seal, ये है 3M टेप, ये है 5 रुपये वाली फेविक्विक, साथ में बेस माउंट और J हुक। अगर J हुक नहीं है और आपके पास ओरिजिनल GoPro का भी हुक है, वो भी काम कर जाएगा। साथ में काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि अगर हम ऐसे ये नॉर्मल फिट कर देते हैं तो हमारा व्यूइंग एंगल जो है वो बिल्कुल ख़राब आता है। आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा कि इसके अंदर वो लोग एक्सटेंशन और लगाते हैं, ताकि उनका व्यूइंग एंगल जो रोड की तरफ है ज़्यादा दिखे और बाइक की तरफ कम दिखे। लेकिन अगर आपने नोट किया होगा मेरा कभी भी किसी वीडियो में भी, तो मैंने कभी भी आज तक कभी एक्सटेंशन यूज़ नहीं किया है। मैं खाली ये चीज़ यूज़ करता हूँ अपनी राइड्स पे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर इन केस ये टूट जाता है तो मैं हमेशा बैकअप में ये J हुक एक्स्ट्रा कैरी करता हूँ। बाकी एक काम करता हूँ, एक बार ना मैं ये प्रॉपर आपको फिट करके बताऊंगा। उसके लिए मुझे M-Seal का यूज़ करना पड़ेगा, और अगर मैं रिकॉर्डिंग करते वक्त ये सब कुछ करूँगा ना तो गड़बड़ हो सकती है। तो एक बार मैं खुद ऑफ कैमरा ये सारी चीज़ें करता हूँ, और उसके बाद आपको प्रॉपरली सेटअप भी दिखाऊंगा। तो अपने हेलमेट का तो सारा काम हो चुका है, और अभी आया हूँ करोल बाग। एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ।
ये एक पैनियर था अपने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2000 की अपनी इंडिया टू मिडल ईस्ट और यूरोप की जो राइड हुई थी, जिसमें 24 कंट्रीज कवर करी थी अपनी चार्ली पे, उस पर यही पैनियर्स लगे थे। एक्चुअली इन पैनियर्स के ऊपर ना पूरी ब्रांडिंग हो रखी थी इंडिया टू यूरोप एंड मिडल ईस्ट की, लेकिन अभी ये ब्रांडिंग हटा दी है। वो भी अभी मैंने देखा है, इसकी ब्रांडिंग मैंने नहीं हटाई, मेरे परम मित्र ने इसकी ब्रांडिंग हटा दी है। वो क्यों हटाई है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन मिश्रा, थैंक यू। और कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों बोल रहा हूँ वो तो बताता हूँ आपको। ये अपने भाई ने ले लिया है KTM एडवेंचर 390X, और इसको एक्चुअली काफ़ी दिन हो चुके हैं। जिस दिन इसकी डिलीवरी हुई थी ना, मैं भी गया था बाइक की डिलीवरी लेने के लिए, एंड 2 बाइक्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, एक हिमालयन के अंदर और एक 390X के अंदर। लेकिन ऑलरेडी क्यों लिए बाइक? क्योंकि मैं पहले से ही KTM ओन करता हूँ। मेरे पास KTM ड्यूक 200 है और उसको ऑलमोस्ट मैंने 5 ईयर्स में 63,000 किलोमीटर चला भाई उसको कहाँ नहीं चलाया हम लोगों ने। स्ट्रीट बाइक को प्रॉपर ऑफ रोडिंग वाली टेरेन में चलाया और कभी उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा ना। इसी वजह से मैं मतलब KTM के इंजन पर बहुत रिलाय करता हूँ। एक ट्रस्ट ट्रैक्टर बना हुआ है बेसिकली, पहले भी इसका 60-70 हज़ार किलोमीटर सही चल रही थी। इट ऑल डिपेंड्स कि आप अपनी कैसे मोटरसाइकिल चलाते हो। ऐसा नहीं है कि आप रॉयल एनफील्ड को लेके कहोगे बेकार बाइक है या ये ज़्यादा बेटर बाइक है। इट्स ऑल कि आप कैसे चलाते हो। अभी सीन ऐसा है कि वो पैनियर्स मैंने आपको इसलिए दिखवाए थे कि ये ना मेरे पहले ना पैनियर्स मेरी अपनी चार्ली में यही वाले पैनियर्स मैंने पूरा सेटअप करवा रखा था, लेकिन ये मैंने उतार दिया था क्योंकि अपनी जो अभी रिसेंट जो राइड हुई है जिसमें मैंने पूरा यूरोप और नॉर्वे कवर किया था, उसके अंदर मैंने बारिश हो रही है यहाँ पर, तो उसके अंदर ना मैंने ना GV का पूरा सेटअप करवा रखा है। तो ये GV के ही पूरे पैनियर्स हैं, मतलब ये पूरा रैक है एंड पैनियर्स हैं। और मेरे को लगता नहीं है कि शायद मैं दोबारा कभी भी दूसरे वाले पैनियर्स चाइनीज़ वाले बेसिकली यूज़ करता, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। इसकी वजह से अभी मैंने मिश्रा को दे दिए हैं अपने पैनियर्स, तो अपनी बाइक में वो फिट करवा रहा है। तो पप्पू भाई है जो मेरी मोटरसाइकिल में हमेशा काम करते हैं, तो मैं सबको रिकमेंड पप्पू भाई का ही करता हूँ। तो ये अच्छी तरह से इन्होंने बहुत तगड़े तरीके से यहाँ पर इन्होंने फिट कर दिया है, तो अब ये कहीं पर जाएंगे नहीं। बाकी प्रिपरेशन हो रही है पूरी बिल्कुल कैलाश और स्पेशली एक थैंक यू पैनियर्स के लिए बनता है आपके लिए, थैंक यू। तो अभी जो है अपनी यहाँ पर स्टिकरिंग का काम शुरू हो चुका है। और भैया एक सेकंड, तो यहाँ पर अगर स्टार्टिंग में आपको पता ही है, यहाँ पर अपनी KTM की ब्रांडिंग हो रखी थी। उसके बाद यहाँ पर मैंने रैनॉक्स की ब्रांडिंग करवाई थी। प्लान ये किया है कि रैनॉक्स की जो यहाँ पर जो मैं ऑब्वियसली गियर्स पहनता ही हूँ, तो रैनॉक्स की ब्रांडिंग यहाँ पर हो जाएगी। चार्ली का नाम नहीं हटाया मैंने यहाँ से। और अभी जो अपनी ब्रांडिंग होगी वो होगी कैस्ट्रॉल की यहाँ पर, क्योंकि अब की बारी जो अपनी मोटरसाइकिल में इंजन ऑयल डलेगा वो डलेगा कैस्ट्रॉल का। पहले ये वाली स्टिकरिंग बनवाई थी, तो ये वाली लग तो सही रही है, लेकिन इसके साथ ना कलर मैच नहीं हो रहा। थोड़ा सा ये ना डल ब्लैक सा दिख रहा है, वो थोड़ा सा ब्राइट, तो इसकी वजह से अब दोबारा से बनवाया मैंने। और यहाँ पर जो टेपिंग है ये काफ़ी हद तक इससे मैच हो जाएगी। और साथ में ये वाली जो है कैस्ट्रॉल की और ये वाली पावर वन की और ये लोगो है ये वाला लग जाएगा। तो ये दोनों तरफ आएगा, इस साइड पे भी आएगा, दूसरी साइड पे भी आएगा। रैनॉक्स की ब्रांडिंग इधर भी आएगी, दूसरी साइड पे भी आएगी। बस अभी सर्विस करवाने चलते हैं बाइक को। जो अपने सारे काम होने हैं वो ऑलमोस्ट सारे हो ही चुके हैं। सो अपने जितने भी छोटे मोटे काम थे ना वो तो मैंने सारे करवा लिए हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं आ चुका हूं इस समय KTM के सर्विस सेंटर में और कल राइड पे निकल रहा हूं, लेकिन आज आया हूं चार्ली को लेकर सर्विस करवाने के लिए। बाकी 80% अपनी बाइक की सर्विस हो चुकी है, 20% रह चुका है, जिसमें से मैंने इसके अंदर ब्रेक पैड रिप्लेस करवा दिया है, मैंने इसकी क्लच केबल रिप्लेस करवा दी है, मैंने इसकी बैटरी रिप्लेस करवा दी है, मैंने इसका चेन सेट रिप्लेस करवा दिया है, इसके मैंने कुछ एक्स्ट्रा फ्यूज़ ले लिए हैं और ऑयल फिल्टर और जो भी सारी चीज़ें छोटी मोटी है ना वो सब कुछ रिप्लेस करवा दिया है। लेकिन जैसे आपको पता ही है कि मेरी बाइक अभी 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है और अब मुझे इसके इंजन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये बात मैंने कई बार बोली है कि मुझे कम से कम 2 लाख किलोमीटर बाइक चलानी है इसके इंजन को छेड़े बिना। और वो तभी पॉसिबल है जब मैं इसके इंजन का या फिर इसके दिल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखूंगा। और इसीलिए मैंने डलवाया है कैस्ट्रॉल पावर वन अल्टीमेट, क्योंकि ये सिर्फ ऑयल नहीं, ये है एक एडवांस फुल सिंथेटिक फॉर्मुलेशन जो आपके इंजन को लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन और पीक परफॉर्मेंस देता है। और इसमें है लेटेस्ट API SP टेक्नोलॉजी जो आज के मॉडर्न हाई रेविंग इंजन के लिए स्पेशली बनाई गई है, यानी कि इंजन ज्यादा देर तक और ज्यादा एफिशिएंट चलेगा बिना स्ट्रेस के। तो इसका सबसे बेस्ट है 5-in-1 एडवांस फॉर्मूला। जब थ्रॉटल दो तो एक्सेलरेशन इंस्टेंटली मिलेगा, हर राइड पे इंजन स्मूथ और रिफाइंड फील होगा, हीटअप कम होगा यानी इंजन ज्यादा टाइम तक कूल रहेगा, लॉन्ग राइड पे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिलेगी और ओवरऑल इंजन की लाइफ बढ़ जाएगी। मतलब शॉर्ट रन में पावर और स्मूथनेस और लॉन्ग रन में इंजन की हेल्थ और ड्यूरेबिलिटी। सो इस राइड को लेकर ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। कोई रूट का आइडिया नहीं है, कैसी डेंजरस टेरेन्स होने वाली है, इसलिए अपने आप को भी अच्छी तरह से मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ और अपनी मोटरसाइकिल को भी अच्छी तरह से जितना भी बेसिकली प्रिपेयर कर सकता हूँ इस राइड के लिए वो प्रिपेयर ऑलमोस्ट तो हो चुका है। तो अभी एक काम करते हैं, यहाँ से घर चलते हैं और जो फाइनल प्रिपरेशन होती है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ।
सो अपना माउंट का काम हो चुका है, मेरी वायरिंग सारी हो चुकी है। एक एक करके बताता हूँ कैसे मैंने फिटिंग करी है इसके अंदर प्रॉपरली। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर मैं MCL लगाता हूँ, तो अब दो तरीके होते हैं। कई लोग क्या करते हैं, जैसे ही आपका हेलमेट की शेप होती है उसी के हिसाब से आप लोग अपना ये जो माउंट है इसको पेस्ट कर देते हो, जिसकी वजह से जब आप अपना GoPro या फिर कोई एक्शन कैमरा लगाते हो ना, इसका जो एंगल हो जाता है वो नीचे की तरफ हो जाता है। आपने कई बार ये नोट किया होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह ऊपर से मैं MCL कम लगाता हूँ, नीचे से जो इसका बेस है ये काफ़ी मैं यहाँ पर MCL लगा देता हूँ, ताकि इसकी शेप जो है ये ऐसी बन जाए, जिसकी वजह से जब ये मैं एक्शन कैमरा अपना यहाँ पर इंस्टॉल करूँगा और ये बिल्कुल वही एंगल दिखाएगा जो मुझे दिखाना है आप लोगों को। बाकी ये वायरिंग यहाँ से मैंने करी है, यहाँ पर मैंने एक अपना एडाप्टर लगा दिया है। अब मुझे सिंपली यहाँ से इसको कनेक्ट करना, मैं आपको दिखाता हूँ कितना नीट एंड क्लीन ये सब कुछ दिखेगा। अभी शायद आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा हो, अब ये देखो, ये मेरा प्रॉपरली सेटअप होगा। इसमें आपको कहीं से भी नहीं दिखेगा कि कौन सा अडेप्टर है क्या है, क्योंकि बिल्कुल भी किसी तरीके से भी कोई माउंट्स एक्स्ट्रा नहीं लगे हुए, कोई वायर्स कहीं नहीं जा रही इसके अंदर। यहाँ पर मैं ये जो रोड का अडेप्टर है वो ज़रूर लगा देता हूँ यहाँ पर, और थोड़ी सी टेपिंग ब्लैक कलर की करता हूँ ताकि नज़र ना आए ये चीज़। अब आप देखो कैसा लग रहा है, नीट एंड क्लीन सेटअप दिखेगा आपको। खाली यहाँ पर एक अडेप्टर दिखेगा जो एक्शन कैमरा में जा रहा है। अब ये काम करते हैं, इसकी टेस्टिंग करने चलते हैं, इसकी ऑडियो चेक करते हैं और उसके बाद जो अपना नेक्स्ट काम है वो भी करवाता हूँ। तो अभी जो है अपनी फाइनल टेस्टिंग चल रही है, और ये मेरा पहली बार है भाई, पहली बार है कि मेरे को अभी टाइम हो रहा है 10:30 और मुझे राइड पे निकलना है सुबह 2 बजे। मेरे पास खाली 3.5 घंटे का टाइम है और मैं अब ऑडियो टेस्ट कर रहा हूँ। इतनी स्टुपिडिटी मैंने आज तक नहीं करी है। बेसिकली स्टुपिडिटी भी नहीं बोलूँगा इसको, वैसे बोलूँगा कि यार बहुत सारे काम पेंडिंग थे, उन सबको करना ज़रूरी था। और मेरी स्पीड को मत जाना कि मैं इतनी तेज़ क्यों चला रहा हूँ बाइक। मुझे एक्चुअली बाइक की जो मुझे ऑडियो है वो टेस्ट करना है कि मेरी 80, 85 या 90 की स्पीड पे कैसे आती है। जब भी मैं राइड करता हूँ तो मैं 100 की स्पीड पे टेस्ट करता हूँ मेरी ऑडियो, क्योंकि अगर 100 की स्पीड पे ऑडियो सही आ रही है ना, इसका मतलब फिर 70, 80 पे तो बहुत सही ऑडियो आ जाएगी। और काफ़ी लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि आप जो माइक प्लेसमेंट है वो कहाँ करते हो। तो मेरा जो माइक का प्लेसमेंट होता है वो हमेशा मेरे चीक साइड पे होता है। चीक्स मेरे मुंह के सामने नहीं होता बिल्कुल भी, क्योंकि मुंह के सामने ना बिल्कुल आपके माइक आपके मुंह पे लग जाता है और फिर आपकी जो आवाज़ है वो फाड़ने लग जाती है, फटती आवाज़। आपने कई लोगों का सुना होगा, पट 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 आवाज़ आती है। तो ये भी एक मेन रीज़न होता है। बस मैं पकड़ लूँ, ऑडियो मेरी ठीक आ गया, बस 100 की स्पीड में पकड़ने वाला था, बट अभी भी अगर ऑडियो ठीक आ रही है इसका मतलब आई एम ऑल सेट। और इसके बाद मैं सीधा घर जाऊँगा और आपको टाटा बाय बाय करूँगा और बस यहाँ पर ही फिनिश कर देंगे आज का प्रोग्राम। यहीं पर रुकता हूँ, यहीं पर चेक करते हैं।